हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक ओवरव्यू उसका देखने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक समरी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली थ्री थिंग्स। उनमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला वो है एक नाइट्रोजनस बेस, उसमें एक बेस रहता है। दूसरी चीज़ जो होती है उसमें एक राइबोज शुगर रहती है। और तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों चीज़ों को मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अगर ये सिर्फ दो चीज़ें होती हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जो कि बनते समय पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, बाद में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। और कई बार जब डिग्रेडेशन होता है तो उस समय भी न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद बेस बनता है। तो एक जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे पहले। इस ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो रास्ते होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे शरीर में एंटर करने के। पहला रास्ता जो है वो होता है डाइटरी रूट, यानी कि जो हम डाइट खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, स्प्राउट्स हैं, इन सब में काफ़ी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हर एक सेल के अंदर डीएनए तो होगा ही। और जब डीएनए है तो जो हम कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली उससे हमें न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्ट होने के बाद जो है इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा लिवर, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक सेल के सर्वाइवल के लिए न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये सब न्यूक्लियोटाइड से ही बनेंगे। तो केवल हम डाइट पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप भी इन चीज़ों की सिंथेसिस करता है। तो लिवर एक मेन ऑर्गन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होती हैं। And we know that in nucleotides we will have either pyrimidine based nucleotides और purine based nucleotides। आप जानते हैं कि pyrimidine जो है वो सिंगल रिंग उनके अंदर होता है, and they include cytosine, thymine and uracil, right? Whereas purines on the other hand, they include adenine and guanine. All these things can actually be synthesized by independent pathways। pyrimidine का जो synthesis होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की मदद से होता है इनिशियल स्टेज इसकी। और जो प्यूरिन्स होते हैं वो राइबोज शुगर उसमें पहले अटैच हो जाती है और फिर वो एक कंपाउंड बनाता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, दैट इज पीआरपीपी, और उससे प्यूरिन बनती है। अब ये जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स बनी, ये भी हमारे सर्कुलेशन में आ जाती हैं, ब्लड में आ जाती हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये सप्लाई होती हैं वाया ब्लड स्ट्रीम। एंड एज दे रीच वेरियस टिश्यूज, वहाँ पर इनका मेन काम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करना, डीएनए और आरएनए, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। मसल्स में इनकी रिक्वायरमेंट कई बार ज़्यादा होती है। ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी हैं कि मसल के रीजनरेशन, रिकवरी के लिए, डैमेज हो जाए तो उस टाइम पर मसल्स में न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और वो उसकी रिकवरी में हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम सिंथेसिस, बनने के अलावा ये न्यूक्लियोटाइड या कोई भी चीज़ जो बायोमोलिक्यूल हमारे शरीर में बनता है, ये बनने के बाद डिग्रेड भी होना चाहिए, टूट भी जाना चाहिए। तो एक रिदम बनी रहती है, बनना और टूटना एक साइकिल बना रहता है, जिसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। और उस ट्रेड ऑफ में जब न्यूक्लिक एसिड जो है किसी भी ऑर्गन में जब वो टूटते हैं तो दे गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। कभी कभी मसल जैसे ऑर्गन में एक्सेसिव एक्सरसाइज करने पे जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की मदद से कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जो कि यूरिन में या किसी बाकी एक्सक्रीटरी मटेरियल में जाकर एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो है ये सर्कुलेट भी होते हैं। सर्कुलेट होने के बाद ये वापस लिवर पहुंचते हैं या फिर ये किडनी में पहुंचते हैं, जहाँ पर इनका प्रॉपर डीएमिनेशन या फिर इनका रिमूवल होता है। और फिर उसके बाद एक कंपाउंड है यूरिक एसिड, जो कि स्पेशली प्यूरिन्स का एंड प्रोडक्ट माना जाता है, और ये जाकर धीरे धीरे शरीर से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से एक पूरा प्यूरिन पिरामिडिन के जो बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, इनका मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से चलता है। हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। साल्वेज क्या होता है, डी नोवो बायोसिंथेसिस क्या होती है, इसका डाइजेशन कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगला स्टेप हम देखते हैं, एंड दैट इज हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर डाइजेस्टेड। मतलब एक्सोजीनियस पाथवे, जो हम डाइट में, खाने में चीज़ें खा रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे फूड जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स रिच होते हैं, जब वो हमारे माउथ में जाते हैं तो वर्चुअली माउथ में कोई इस तरह का न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक में होता है।
तो पहले नोशन ये था, लोग ये मानते थे कि स्टमक में जो HCl है वो इनका हाइड्रोलिसिस करता है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, लोगों ने स्टडी किया आर्टिफिशियल पेप्सिन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करके देखा न्यूक्लियोटाइड को, तो उन्होंने पाया कि पेप्सिन इज ऑल्सो प्लेइंग सम रोल इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ नॉन स्पेसिफिक मैनर। सो अल्टीमेटली करीब करीब 10% डाइजेशन जो है हमारा स्टमक में हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनम और इलियम यानी कि इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो है वहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशन होता है। रीज़न इज पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो ज़्यादातर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। यहाँ पर एसिनर सेल्स होती हैं जो न्यूक्लियसेस प्रोड्यूस करती हैं, और वो न्यूक्लियसेस इन जो न्यूक्लिक एसिड्स हमने कंज्यूम किए हैं डाइट में उनको ब्रेक डाउन करती हैं। एंड मोस्टली जो ब्रेक डाउन होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स देन न्यूक्लियोसाइड्स के फॉर्म में होता है। और जो ये न्यूक्लियोटाइड जब इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स भी होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स को, जैसा मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, ये बेस और शुगर को मिलके बनते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अगर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, दे विल ब्रेक देम इनटू नाइट्रोजनस बेस एंड इनटू फॉस्फेट। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो एंड प्रोडक्ट है यहाँ पर वो हमारे पास बहुत सारे तरह के न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट, राइबोस शुगर, ये सारी चीज़ें हैं जो डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट की तरह इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती हैं। एंड वी नो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि विलाई की तरह काम करते हैं, तो उनके थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम डिटेल में जाएं इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म तो हम देख सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है, अंदर जहां फूड मूव कर रहा है, उसकी किनारों पर, दीवारों पर जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है उस पर सेल्स होती हैं एंट्रोसाइट्स, और उन एंट्रोसाइट्स में एक तरफ से इन न्यूक्लियोटाइड्स की एंट्री होती है और दूसरी तरफ कैपिलरी में इनका एक्सपोर्ट होता है। तो कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के लिए सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल होते हैं। जनरली प्यूरिन के लिए अलग और पिरिमिडीन के लिए अलग इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स देखे गए हैं, लेकिन कई बार इंडिपेंडेंटली भी ट्रांसपोर्ट होता है। फिर फाइनली ये जब न्यूक्लियोटाइड्स अंदर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स भी जाते हैं या फ्री बेसेस भी जाते हैं, फॉस्फेट्स भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो एक बार न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम से फिर ब्रेक होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो जो इस तरफ का एक्सपोर्ट हो रहा है ये एक दूसरे ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कैपिलरीज में चले जाते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड जो हमने डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन किए थे ये हमारे इंटेस्टाइन में एंट्रोसाइड्स के थ्रू ब्लड में चले गए, और ये फिर ब्लड से अल्टीमेटली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्राइमरी ऑर्गन जो है जो इनको बाद में यूटिलाइज करेगा दैट विल बी लिवर। So we can actually make use of these things, right? So this is the process of exogenous import of various type of nucleotides. अब अगर हम ये बात करें कि शरीर के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोटाइड इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना सेल डिवाइड नहीं होगी, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो लिवर है या और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर इनका फ्रॉम स्क्रैच इनकी सिंथेसिस होती है, और जो फ्रॉम स्क्रैच सिंथेसिस है उसको कहा जाता है डी नोवो सिंथेसिस पाथवे, यानी कि शुरुआत से। तो थोड़ा सा डिफरेंस है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बनने में। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है ये प्यूरिन्स की बायोसिंथेसिस है जो कि स्टार्ट होती है, एक फर्स्ट कंपाउंड बनता है PRPP, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ये एक्चुअली राइबोस शुगर और उस पर फॉस्फेट का एडिशन होता है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी बायोमोलिक्यूल जब किसी बायोसिंथेटिक पाथवे में जाएगा तो पहले उसका एक्टिवेट होना जरूरी होता है, उसको हाई एनर्जी कंपाउंड बनने की जरूरत पड़ती है। तो राइबोस शुगर पहले ही फॉस्फेट से कंबाइंड होकर PRPP बनाती है, जो कि एक लैंडमार्क रिएक्शन है, जो कि एक बिगिनिंग रिएक्शन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि PRPP सिर्फ प्यूरिन में ही नहीं बल्कि PRPP जो है कहीं ना कहीं पिरिमिडीन में भी यूज आता है। तो PRPP is not a committed step for making purines, but it will be utilized in both pyrimidine and purine synthesis. However, the next few reactions like इसके बाद फिर 11 रिएक्शन होती हैं इस पाथवे में, जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल पाथवे। तो उन रिएक्शंस में फिर कई सारे कंपाउंड बनते हैं, आईकार, फाइकार, साइकार, एंड देन फाइनली इट लीड्स टू एन important molecule which is called as inosine monophosphate. सो दिस inosine monophosphate इज द जंक्शन पॉइंट जहां पर आप कह सकते हैं ये पाथवे एंड हो रहा है, और उसके बाद ये ब्रांचिंग हो रही है। IMP कैन देन टर्न इनटू आइदर AMP और GMP, guanosine monophosphate, or adenosine monophosphate, and these then
can turn into other compounds like ADP or this can form GDP, then they can form ATP, and they can form GTP. I'm sorry for the errors here. This should be GMP to GDP to GTP, and this should be AMP to ADP to ATP. Now this is how the pathway works, and the most important thing which I want to disclose here, that in most of these biochemical pathways, methyl group transfer is a very important reaction which is catalyzed by tetrahydrofolate, which is a derivative of vitamin B12. So you can say विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होती है प्यूरिन्स की सिंथेसिस के लिए, ऐसे ही टेट्राहाइड्रोफोलेट की ज़रूरत पिरिमिडीन्स की बायोसिंथेसिस में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मिथाइल ट्रांसफ़र रिएक्शंस करता है। जहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगाने की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप कई कंपाउंड्स में होता है, तो मिथाइल ग्रुप की जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर THF टेट्राहाइड्रोफोलेट एक इंपॉर्टेंट कोफैक्टर की तरह काम करता है। अब अगर हम प्यूरिन और पिरिमिडीन के बेसिक डिफरेंस देखें कि इनकी सिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, तो कॉमन बात तो ये है कि दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं, ये इन दोनों के बीच में कॉमन बात है। प्लांट्स के केस में थोड़ा सा अलग होता है, प्लांट्स में ये चीज़ें प्लास्टिड में हो रही होती हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है उसके साथ ही कंबाइन हो रही होती हैं। लेकिन डिफरेंसेस वाली अगर बात करें तो प्यूरिन पाथवे थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, 11 रिएक्शंस होती हैं और ये लास्ट में जाकर ब्रांचिंग भी है इसमें, जबकि पिरिमिडीन पाथवे अनब्रांच्ड होता है। और शुरुआत की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शंस आर डिफरेंट इन बोथ। यहाँ पर PRPP से रिएक्शन शुरू हो रही है प्यूरिन की सिंथेसिस, जबकि पिरिमिडीन की सिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से होती है। अब आप देखिए दोनों चीज़ें जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन से आ सकती है, ब्लड में जनरली बाइकार्बोनेट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, तो उस बाइकार्बोनेट से का CO2 पार्ट डिराइव किया जा सकता है, और जो अमोनिया है दैट कैन कम फ्रॉम वेरियस अमीनो एसिड्स, पर्टिकुलरली ग्लूटामीन अमीनो एसिड जो है वो अपना अमीनो ग्रुप देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूटामीन के पास 2 अमीनो ग्रुप हैं, उनमें से एक वो यहाँ देता है तो अमोनिया आ जाती है, और फिर ये चीज़ें कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाती हैं जिसको कहते हैं हम कार्बामोइल फॉस्फेट। और इस कार्बामोइल फॉस्फेट को बनाने वाला जो एंजाइम है दैट इज नोन एज कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज। लेकिन अब एक खास बात यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है कि कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 2 तरह के होते हैं, एक CPS1 और दूसरा होता है CPS2, और ये दोनों ही अलग अलग पाथवेज में काम आते हैं। ये वाला जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहाँ पर ये सेम रिएक्शन कर रहा होता है, लेकिन ये सेम रिएक्शन जो है किस साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूरिया साइकिल के लिए। जबकि ये वाला जो एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा काम करता है और ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये याद रखने की चीज़ है यहाँ पर कि जो रिएक्शन है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज की वो 2 पैरेलल रिएक्शंस होती हैं और 2 अलग अलग पाथवेज को कंट्रोल करती हैं। फाइनली 4 और रिएक्शंस होती हैं, टोटल 6 रिएक्शंस के बाद ये कंपाउंड जो है एक की मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम ओरोटिक एसिड या ओरोटेट कहते हैं, और फिर उस ओरोटेट के बाद यूरासिल मोनोफॉस्फेट, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है काइनेज की मदद से, ये UDP बनाता है, फिर UTP बनाता है। और यूरासिल और साइटोसिन में केवल एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है, एक अमीनो ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक अमीनो ग्रुप जो है उसको लगा दिया जाए तो यूरासिल साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर डीएमिनेशन कर दिया जाए तो यहाँ पर इनका इंटरचेंज हो सकता है। तो इस तरह से UTP और CTP बनती है। TTP बहुत ज़्यादा नहीं बनती है क्योंकि आप जानते हैं कि थायमीन RNA में तो है नहीं, और ये जितने भी हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं ये सब नॉर्मल राइबोज शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन DNA बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी विल नीड एक्चुअली DNTPs, यानी कि डीऑक्सीफॉर्म। तो जितने भी ये न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं इनमें राइबोज शुगर का एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है बाय सम काइंड ऑफ डिहाइड्रोजनेज, सम काइंड ऑफ रिडक्टेज एंजाइम्स, एंड दोज राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम वो एक ऑक्सीजन हटा देते हैं और ये सारे जो एनटीपीज की हमने बात की ये DNTPs बन जाती हैं। क्योंकि हमें TTP चाहिए ही नहीं, वी डोंट रिक्वायर दैट, वी ओनली नीड डीऑक्सी TTP, तो इसी पाथवे से डायरेक्टली UTP की मदद से ही हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली क्या बन जाता है, वी फॉर्म
DTTP। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रख सकते हो कि डायरेक्टली TTP नहीं बनता है बल्कि DTTP बनता है हमारे शरीर में। तो ये एक समरी हो गई, ओवरव्यू हो गया डिटेल पाथवे। आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं, सारी रिएक्शंस को देख सकते हैं कौन कैसे हो रही है। उन रिएक्शंस को आप किसी भी टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हैं। तो ये तो थी समरी कि डी नोवो पाथवे कैसे होता है, फ्रॉम स्क्रैच कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनती हैं। यहाँ पर अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जब बना, नाइट्रोजनस बेस पर्टिकुलरली, तो उसमें कई सारे एटम्स हैं और इनकी नंबरिंग का पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा। प्यूरिन्स की जो नंबरिंग होती है वो इस नाइट्रोजन से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाती है, जबकि पिरिमिडीन की नंबरिंग यहाँ से शुरू करके इस तरफ जाती है। ये IUPAC कन्वेंशन है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन इनकी नंबरिंग लीस्ट हो, यहाँ पर इनका सम लीस्ट हो, तो उसके बेसिस पर इनकी नंबरिंग की जाती है। अब जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा ये नाइट्रोजन जो है ये किस चीज़ से आया, ये वाला नाइट्रोजन कहाँ से आया, ये कार्बन बैकबोन कहाँ से आई। तो उस पूरे पाथवे में जो अभी हमने बात की थी, इसकी 11 रिएक्शंस और इसकी जो 6 रिएक्शंस हैं, हर एक स्टेप पर अलग अलग पार्ट इसमें अटैच हो रहा होता है। तो इसको एक डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से आ रहा है। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में जो ये N1 है, फर्स्ट नाइट्रोजन, ये एक्चुअली एस्पार्टेट से आता है। एस्पार्टिक एसिड का जो मेन प्राइमरी अमीनो ग्रुप है वो यहाँ नाइट्रोजन देता है। जबकि फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट कहाँ से आता है, आपको ध्यान होगा मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था टेट्राहाइड्रोफोलेट की। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि विटामिन B12 का एक कोफैक्टर है, ये मेनली फॉर्मेट ग्रुप ट्रांसफर करता है और ये यहाँ पर एक कार्बन को डोनेट करता है। जबकि नाइट्रोजन यानी कि एटम नंबर 3 और एटम नंबर 9 जो नीचे वाले दोनों नाइट्रोजन है, ये ग्लूटामीन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल का जो अमाइड ग्रुप होता है उस नाइट्रोजन से यहाँ पर आते हैं। सिमिलरली ये जो 8 नंबर का कार्बन है ये भी फॉर्मेट से आता है, इंडिपेंडेंट दूसरे फॉर्मेट मॉलिक्यूल से। और ये जो पूरा यहाँ का बैकबोन है, ये वाला पार्ट इस रिंग का, यानी कि 4 5 और 7, एटम नंबर 4, एटम नंबर 5 और एटम नंबर 7 आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ से आ रहा है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से आ रहा है। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी चाहिए कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस है वो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से क्लोजली जुड़ा हुआ है। एस्पार्टेट इन्वॉल्व है, ग्लाइसिन इन्वॉल्व है, ग्लूटामीन इन्वॉल्व है। यानी कि हमारे शरीर में अगर अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी, अमीनो एसिड के जो सिंथेसिस पाथवेज हैं वो डिफेक्टेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस भी अफेक्टेड हो जाएगी उन चीज़ों से। अब हम पिरिमिडीन्स की अगर बात करते हैं तो पिरिमिडीन का पार्ट कौन सा आता है। पिरिमिडीन क्योंकि थोड़ा रिलेटिवली सिंपल पाथवे है, लेकिन इसमें ये वाला नाइट्रोजन ग्लूटामीन से आ रहा है, जो कि शुरुआती रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमीनो ग्रुप मिल रहे थे, तो आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड ने ये कार्बन दिया, कार्बन नंबर 2, और जो अमोनिया था जो ग्लूटामीन से आया उसने नाइट्रोजन का एटम नंबर 3 यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया। और जो बाकी पूरा हिस्सा है यहाँ पर, ये बेसिकली राइबो शुगर जो है वो PRPP के थ्रू ये पूरा हिस्सा यहाँ पर अटैच होता है। और ये 1 2 3 4 एटम जो हैं, एटम नंबर 1 4 5 6, ये कहाँ से आते हैं, दे कम बेसिकली फ्रॉम एस्पार्टेट। तो ये पिरिमिडीन का बैकबोन हो गई। और ये सारी चीज़ें कैसे पता लगी, बहुत पुराने टाइम में कार्बन रेडियो एक्टिव ट्रेसर यानी कि C14 और नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन 13 की मदद से ट्रैक करके देखा गया। जैसे चूहे को मान लो एस्पार्टेट खिला दिया तो देखा कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा नाइट्रोजन जो है रेडियो लेबल्ड आ गया, या चूहे को हमने ग्लूटामेट खिला दिया जिसमें अमीनो ग्रुप को लेबल कर दिया नाइट्रोजन 13 नाइट्रोजन 15 से, तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन लगा। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग करके इन चीज़ों का पता लगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से बनता है। और फिर धीरे धीरे जो पाथवे हमने ब्रीफली डिस्कस किया था वो पूरा पाथवे डिसाइफर हुआ था। अब फाइनली हम एक और चीज़ की बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर हम ATP की बात करें कि कितनी ATP कंज्यूम होती है, तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि सेल को एक ATP बनाने के लिए फ्रॉम डी नोवो पाथवे करीब करीब 8 ATP खर्च हो जाती हैं। तो ये तो बड़ा थोड़ा ऑड सी बात लग रही है कि शरीर एक ATP बना रहा है और 8 ATP खर्च कर दे रहे हैं, तो नुकसान हुआ, फिर तो 7 ATP का लॉस हो गया। ये कौन सी अच्छी बात हुई। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि जो ATP एक बार बन गई वो केवल रिसाइकिल होती है। वो आप जानते हैं कि ATP हमेशा एक्सचेंज होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वो ATP और ADP के बीच में उनका टर्नओवर होता रहेगा, या कभी कभी ATP और AMP के बीच में टर्नओवर होता रहेगा।
तो अगर आप नई एटीपी का मॉलिक्यूल भले ही एक्सपेंसिव वे में बना रहे हैं, एनर्जी खर्च करके बना रहे हैं, लेकिन आप उस पूल को ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हुए भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको किया जाता है, आप उसके पूल को ऐड कर रहे हैं। बट फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सिमिलरली पिरामिडीन्स जो हैं उनमें भी करीब करीब 6 एटीपी कंज्यूम होते हैं एक पिरामिडीन बनाने में, तो वो भी एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, राइट। नाउ मैं इस बात पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में, डीएनए आरएनए इन सब के लिए ज़रूरी है, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इवेंचुअली डिग्रेड भी होते रहते हैं, मतलब एक तरफ से सिंथेसिस हो रही है, एक पाथवे जो है एनाबोलिक पाथवे है और दूसरा उसका क्या है, कैटाबोलिक पाथवे, और जो कैटाबोलिक पाथवे से प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेसिकली एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर कोई सेल इतनी एनर्जी खर्च करके इन चीज़ों को बना रही है एनाबोलिक पाथवे को यूज़ करके, और कैटाबोलिक पाथवे अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमें काफ़ी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हमें वो चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़े से एक रेस्क्यू मैकेनिज्म हमारे पास है कि बीच में जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, जब कैटाबॉलिज्म में चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं, तो वो एक्सक्रीटरी लेवल तक ना पहुँचें, एक्सक्रीट ना हो, इस इस स्टेप पर इनका रेस्क्यू कर लिया जाता है। मतलब इनको उठाकर, इनका जो कूड़ा कचरा बच रहा है, जो ब्रेकडाउन वाली चीज़ें बच रही हैं, उनको उठा के क्या है, फिर से न्यूक्लियोटाइड बना दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं साल्वेज। साल्वेज टर्म कहीं भी जनरल लाइफ में यूज़ किया जाता है, जैसे फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने जाती है तो पानी से वो आग बुझाती है, लेकिन उसकी वजह से जो पूरा आसपास का नुकसान हो जाता है, पानी से चीज़ें खराब हो जाती हैं, उनको फिर निकाल के उन्हें सुखाया जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है, तो उस प्रोसेस को भी फायर ब्रिगेड के लोग जो है साल्वेज नाम देते हैं। तो साल्वेज का मतलब है कि जो खराब हो रही हैं चीज़ें उनको बचाकर उनको रीसिंथेसाइज करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अपार्ट दो तरह की चीज़ें हमने देखी, एक डिनोवो पाथवे देखा, इनका ब्रेकडाउन की बात की हमने, और हमने एक्सोजीनियस रूट से भी देखा कि न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं। अब साल्वेज की बात करते हैं कि साल्वेज क्या होता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो लगातार डिग्रेड हो रहे होते हैं, और जब टूटेंगे तो इनसे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी, एटीपी एडीपी जो है एएमपी में टूटेगी। ऐसे ही एएमपी का अगर डीएमिनेशन हो जाता है, इससे अमोनिया निकल जाती है, तो ये आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। और जीएमपी यानी कि गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये सब क्या है, ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, और ये फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं, एक और फॉस्फेट निकल जाएगा, राइबोस शुगर भी निकल जाएगी, तो यहाँ पर एडिनोसिन बन जाएगा, फिर उसके बाद एडिनिन बन जाएगा, ये आयनोसिन बन जाएगा, फिर इससे हाइपोजेंथिन बन जाएगा। सिमिलरली जीएमपी जो है ये गुआनोसिन बनाएगा, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये गुआनोसिन बनाएगा। तो गुआनोसिन फाइनली एक और अपना मान लो इससे राइबोस शुगर निकल गई, तो राइबोस शुगर निकलने के बाद ये ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड बनाती हैं, जो कि शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब हमारे पास क्या मैकेनिज्म है इस प्रोसेस को, जो पीले रंग की लाइनें हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस दिखा रही हैं, तो डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम हो, चीज़ें वेस्ट ना हो जाएं, इसलिए हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं। ये जो डिग्रेडेशन वाले प्रोडक्ट हैं, बेसिस जो मिले हमें, एडिनिन बना, हाइपोजेंथिन बना, ग्वानिन बना, इनको रेस्क्यू किया जा सकता है, मतलब इनसे दोबारा हम न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ग्वानिन को दोबारा उस पर एक राइबोस शुगर जोड़ के पीआरपीपी की मदद से राइबोस शुगर दे दी गई, और ये दोबारा जीएमपी बन गया। ऐसे ही हाइपोजेंथिन से दोबारा आयनोसिन बन गया। आयनोसिन डीएनए में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आयनोसिन से हम एडेनिन बना सकते हैं, तो इसलिए आयनोसिन का होना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही एडेनिन जो है, जो फ्री बेस था, उसका भी साल्वेज किया जा सकता है, इस पर राइबोस शुगर लगा के दोबारा से एएमपी बनाया जा सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, एक कहलाता है एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और एक हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो ये फॉस्फोराइबोसिल यानी कि फॉस्फेट और राइबोस दोनों चीज़ें एक साथ गुआनिन पे दे रहे हैं, तो ये बेस बन जाते हैं फिर से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें पहले डिग्रेड हो रही थी, उनको डिग्रेडेशन से रेस्क्यू किया गया इन एंजाइम्स की मदद से, और दोबारा से शरीर में इन न्यूक्लियोटाइड्स को बना लिया गया ताकि ये फिर से यूटिलाइज हो सकें अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, साल्वेज रिएक्शंस कहा जाता है। प्यूरिन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिरिमिडिन्स में भी साल्वेज होता है,
लेकिन पिरिमिडीन का साल्वेज उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि ये लगातार दूसरे पाथवेज से भी आती रहती हैं। तो इनके जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं जैसे साइटिडीन है या डीऑक्सीथाइमिडीन है या फिर यूरिडीन है, तो ये भी इस तरह से पीआरपीपी बेस्ड रिएक्शंस जो होती हैं, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज रिएक्शंस, इनकी मदद से ये मोनोफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से यहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं और कन्वर्ट होने के बाद रेस्क्यू कर ली जाती हैं। तो ये ओवरऑल समरी थी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की। और इसका सिंपल सा मैसेज ये है, अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें अब, कि प्यूरिन की सिंथेसिस जो है वो एंडोजीनियसली पीआरपीपी के थ्रू होती है, ब्रांच्ड पाथवे होता है, लंबा पाथवे है, 11 रिएक्शंस का है। पिरिमिडीन की सिंथेसिस का रिलेटिवली छोटा पाथवे है, CO2 और अमोनिया से मिलके बनती हैं और उसके बाद वो डिग्रेड भी होती हैं लगातार। यूरिक एसिड एक मेन प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड्स का। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप याद रख सकते हो, अगर ये पाथवे अफेक्टेड हो जाता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगे, तो लोगों के जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गाउट। गाउट में बहुत पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर। और ये जो ब्रेकडाउन है ये एक्चुअली जेंथिन ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा होता है। तो अगर हम किसी तरह से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो इस गाउट के सिम्टम्स को रोका जा सकता है। और एलोप्यूरिनॉल एक दवाई है जो कि इस काम को कर सकती है। हम एंजाइम्स में डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। एलोप्यूरिनॉल की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। So this is how you can say the whole metabolism works. And if you want to look at the details, you can obviously go for a textbook and you can refer to these things. Thank you very much.